नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। ये 3 महीने में उनकी दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई में भी रूस की यात्रा पर गए थे, लेकिन इस बार वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, चीन, रसिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। लेकिन इस साल से इसमें 5 नए देश भी शामिल हो गए हैं, जिनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। इस प्रकार जो ब्रिक्स है उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है और ये दुनिया की करीब जो हम ये कहेंगे कि 45% जो आबादी को ये संगठन अब कवर करने लग गया है और धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का स्वरूप ये ले रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स जो मीटिंग है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन हर साल ही होता है और एक तो जो ब्रिक्स का अपना महत्व है वो है ही। इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना है, इसलिए इस सम्मेलन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था और वहाँ उनकी हल्की सी एक अनौपचारिक मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी और उससे पहले ये G20 के दौरान हुई थी। लेकिन ये दो मुलाकातें काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। इसलिए महत्वपूर्ण रही थी क्योंकि भारत और चीन के बीच काफ़ी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम सबको पता है कि 2020 के अप्रैल से जून के दौरान गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक इलाके में भारत चीन के बीच काफ़ी तनाव की स्थिति हुई थी। उसके बाद जब जून में गलवान घाटी संघर्ष हुआ था तो उसमें काफ़ी भारतीय सैनिक मारे गए थे, चीन के सैनिक भी मारे गए थे संघर्ष में। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। लेकिन अगर हम इन दो संघर्षों की बात करें, इस संघर्षों के बाद जो शीर्ष स्तर पर जो वार्ता का जो सिलसिला था वो भी रुक गया था, दोनों देशों के बीच तनाव आ गया था। इस गलवान घाटी संघर्ष के करीब 27 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सामना 16 सितंबर 2022 को समरकंद में हुआ था, जहां पर एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा था। लेकिन इस दौरान दोनों नेता एक मंच पर तो गए, फोटो खिंचवाने गए आमना सामना, लेकिन दोनों का नहीं हुआ, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इस मुलाकात के दौरान काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी है वो पिघले, लेकिन सहयोग ऐसा रहा कि उस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत नहीं हो पाई और जो डेडलॉक दोनों देशों के बीच चला आ रहा था वो कायम रहा। लेकिन 2023 में जब G20 की मीटिंग हो रही थी, पिछली बार जब 2023 में तो भारत ने की थी, लेकिन 2022 में समरकंद की एससीओ मीटिंग के बाद 2022 में जब बाली में G20 की मीटिंग हो रही थी, G20 की समिट हुआ था, तो उस समय ये G20 का आयोजन इंडोनेशिया कर रहा था, बाली में समिट हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा लेने गए थे। 15 नवंबर को वहाँ पर ये समिट हुई थी 2022 में। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच डिनर पर अचानक मुलाकात हो गई थी और उस डिनर पर मुलाकात के दौरान संक्षिप्त वार्ता हुई थी और उस वार्ता को एक बड़ा सकारात्मक संकेत दोनों देशों के बीच गया था, सेनाओं के बीच गया था, डिप्लोमेसी के बीच गया था और ये माना गया था कि शायद दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, संक्षिप्त वार्ता हुई है और उससे बातचीत जो बॉर्डर से रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर आगे बढ़ेगी। और बहुत कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन एक सकारात्मक डिप्लोमेसी में संकेत गया और जो वार्ताएं चल रही थी वो आगे बढ़ती रही, चाहे वो सैन्य कमांडर लेवल की वार्ता हो, चाहे वो ज्वाइंट मैकेनिज्म की वार्ता हो, ये वार्ताएं आगे चलती रही G20 बाली में डिनर के बाद हुई मुलाकात में। इसके बाद एक मौका में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब ब्रिक्स का सम्मेलन पिछली बार जोहान्सबर्ग में हुआ था तो उस दौरान फिर मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में कोई द्विपक्षीय वार्ता तो नहीं हुई थी, लेकिन अनौपचारिक वार्ता हुई थी और काफ़ी देर तक दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें सीमा से जुड़े मुद्दे और जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उन पर चर्चा हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रगति थी। हालांकि इसमें भी एक पैंच बाद में ये फंसा कि चीन ने कहा कि ये भारत के अनुरोध पर वार्ता हुई, लेकिन भारत ने तुरंत उसे खारिज कर दिया कि
ये भारत के का अनुरोध नहीं था, बल्कि चीन का एक अनुरोध पहले से लंबित चला आ रहा था, उसी के मद्देनजर ये वार्ता हुई। बहरहाल किसी का भी अनुरोध था, बातचीत हुई, और इस वार्ता का भी बहुत ज़्यादा नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी जब वार्ता होती है तो सार्थक तो रहती है। जो दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में कम्युनिकेशन गायब था, वो कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। तो स्थापित होने का मतलब ये है कि जो डेडलॉक है वो खत्म हो रहा है। तो और इससे एक फायदा ये हुआ कि दोनों देश जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, वो बयानबाजी बंद हो गई। इन दोनों बैठकों के बाद भारत ने भी चीन के खिलाफ जो तीव्र बयानबाजी होती थी, जो खुलेआम बयानबाजी, उसको बंद कर दिया, और चाइना की तरफ से भी ऐसी चीजें कम हो गई। तो ये माना गया कि इससे जो एक सकारात्मक असर ये पड़ा है कि जो एक मिसकम्युनिकेशन था या कम्युनिकेशन नहीं था, वो खत्म हुआ है। और जो संबंध सुधारने का जो सिलसिला है वो शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन एक वो जो बिगड़ने का सिलसिला है वो रुक गया है, और वो संबंधों में स्थिरता आ गई है। अब उस स्थिरता को हमें खत्म करके उसको अच्छे संबंधों की तरफ बदलना है, और इस दिशा में एक संकेत गया, एक पॉजिटिव संकेत गया। तो कुल मिला के 2 बैठकें अच्छी रही। अब इन 2 बैठकों के बाद अब इस बार सारी नज़र दुनिया की लगी है कि अब ये फिर एक मौका आ रहा है कि जब चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे। हालांकि अभी हाल में एससीओ की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, इसमें भी राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग थी, इसमें भी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग आमने सामने हो सकते थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के चलते भारत ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। तो ये जो अवसर था, ये अवसर हाथ से निकल गया। तो इसमें प्रधानमंत्री स्वयं नहीं गए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उसमें शामिल हुए थे। बहरहाल अब जो अवसर है वो कजान में है, वो रसिया में है, 22 और 23 अक्टूबर को, जब दोनों नेता फिर आमने सामने होंगे। क्या दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत होगी? क्या कोई एजेंडा तय किया जा रहा है? अभी तक तो जो विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई मीटिंग तय नहीं हुई है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि अभी 2-3 दिन का समय है, और ये जो बायलैटरल मीटिंग है, ये आखिरी समय तक कोशिश होती है दोनों तरफ से कि इसको तय किया जाए। ये जो डिप्लोमेटिक चैनल पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो आखिरी वक्त तक काम करते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उस स्थान से स्वदेश को रवाना न हो जाए। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि इस मामले में भी डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो पीछे से चालू हैं, वो काम कर रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि एक बायलैटरल मीटिंग दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो जाए। अगर वो मीटिंग बायलैटरल नहीं हो पाती है तो वो एक अनौपचारिक मीटिंग हो जाए। अनौपचारिक मीटिंग भी अचानक ही तय होती है, तो उसमें एक अनौपचारिक मीटिंग हो जाए। जिसका अनौपचारिक मीटिंग का मतलब ऐसा है जिसका कोई एजेंडा नहीं है, जो कोई पूर्व निर्धारित नहीं है। बस यह है कि जब दोनों नेता आमने सामने मिलते हैं, दुआ सलाम होती है, तो वहीं पर इस तरह के केबिन्स बने होते हैं बायलैटरल मीटिंग के लिए, अचानक वहाँ जाके बैठ जाते हैं और बिना किसी एजेंडे के चर्चा करते हैं। भाई हमें हमारे बीच ये इशू है, ये इशू है, इस पर में बात कर लीजिए और आगे हम क्या करेंगे। एक उसका माहौल बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पिछली बार जोहान्सबर्ग में अनौपचारिक बैठक दोनों नेताओं के बीच हो गई थी। क्या ऐसी संभावनाएं इस बार में? बिल्कुल संभावनाएं हैं, और अनौपचारिक बैठक से कहीं ज़्यादा बायलैटरल बैठक तय होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल काम कर रहा है। हो सकता है कि कोई बायलैटरल मीटिंग तय हो जाए। हालांकि इस दौरान वो ब्रिक्स के प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, लेकिन उस कई में चीन शामिल है या नहीं है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये मीटिंग होती है, अगर ये बायलैटरल मीटिंग होती है, तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत सकारात्मक बैठक साबित हो सकती है। क्योंकि अगर हम एलएसी की बात करें, देखिए एलएसी की बात करें, जो गलवान घाटी संघर्ष हुआ था 2020 की जो स्थिति थी, तो उसमें 7 बिंदुओं पे ऐसे 7 पॉइंट ऐसे थे जहां पर दोनों देशों के बीच सेनाओं में तनातनी हो गई थी और सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। अब तक 21-22 दौर की शीर्ष कमांडर लेवल की वार्ता हुई हैं। ज्वाइंट मैकेनिज्म जो विदेश मंत्रालय के अंदर बना हुआ है, उसकी वार्ताएं हुई हैं। तो इन वार्ताओं का नतीजा ये हुआ है कि 5 बिंदुओं से, 5 पॉइंट से दोनों देशों ने सेनाएं अपनी पीछे कर ली। तो 5 पॉइंट से तो सेनाएं पीछे कर ली, लेकिन 2 पॉइंट जो डेप्सांग और डेमचौक हैं, वहाँ अभी भी सेनाएं आमने सामने हैं। जबकि जो 5 पॉइंट थे उसमें पेंगोंग लेक वाला था, हॉट स्प्रिंग वाला था, गोगरा वाला था और गलवान एरिया वाला था।
तो ये जो पॉइंट थे यहाँ से तो सेनाएं पीछे हट गई हैं, एकदम आमने सामने अब नहीं है। लेकिन डेपसांग और डेमचौक में अभी भी सेनाएं आमने सामने हैं और ये बिंदुओं पर सेनाओं को पीछे हटाने का काम अभी दोनों देशों को करना है। तो 2 पॉइंट तो ये रह गए। और एक बड़ा मुद्दा यह है कि भारत ये चाहता है कि जो स्थिति जून 2020 से पहले की थी वो स्थिति बहाल हो। अब वो स्थिति क्या है? दरअसल भारत और चीन वहाँ पर एलएसी पर गश्त करते थे। इनकी जो सेना की टुकड़ियां हैं, पेट्रोलिंग थी, वो समय समय पर गश्त करती थी और वो स्थान तय थे कि भारत गश्त कहाँ तक कर सकता है और चीन गश्त कहाँ तक कर सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि जहाँ तक भारत गश्त करता है ये एरिया उसी का हो गया, या जहाँ तक चीन गश्त करता है वो एरिया उसी का, ऐसा नहीं था। लेकिन उनके एरिया थे, वहाँ तो वो गश्त करते थे, अपने एरिया का देखभाल करते थे, निगरानी करते थे। वो गश्त अभी बंद है। ये बंद इसलिए हुई, जब ये संघर्ष हुआ उसके बाद जब वार्ताएं हुई मामले को सुलझाने के लिए, तो पहला फैसला लिया गया कि ये गश्त को बंद कर दिया जाए। क्योंकि जो विवाद होता है, जो टकराव होता है, वो गश्त के दौरान ही हुआ था और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो टकराव फिर बढ़ जाए, इसलिए वो गश्त को स्थगित कर दिया गया। लेकिन भारत फिर से चाहता है कि उसको फिर से शुरू किया जाए और पहले की तरह शुरू किया जाए, ताकि जहाँ तक भारत की गश्त पहले जाती थी, जो जहाँ तक भारत का पेट्रोलिंग पहले जाती थी, वहाँ तक फिर से जाए और जो चाइना का जाता था वो भी जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी शुरू नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी उस जगह को बफर जोन क्रिएट कर रखा है, उसमें कोई नहीं जाएगा, ना भारत जाएगा ना चाइना जाएगा। तो यही एक विवाद का विषय है। और अपोजिशन जिस पर कहता है कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया, वो उसी हिस्से को कहता है जो बफर जोन है और जहां तक भारत की गश्त जाती थी। हालांकि वो कब्जा नहीं है, वो बफर जोन है, तो उसमें कोई नहीं जा रहा है, भारत नहीं जा रहा तो चाइना भी नहीं जा रहा है। तो ये तत्कालिक जो व्यवस्था है इसलिए की गई है ताकि दोनों देशों के बीच फिर से टकराव न हो, सेनाओं के बीच फिर से टकराव न हो। अब इस बफर जोन में फिर से गश्त शुरू करने की बात कही जा रही है। भारत चाहता है कि वो गश्त शुरू हो ताकि पूर्व की स्थिति बहाल हो, जून 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। और चीन अभी इसमें दोनों तरफ से बात हो रही है, अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये वार्ता होती है तो 2 इसके समाधान निकलेंगे। एक, डेपसांग और डेमचौक से सेनाएं पीछे हटेंगी। दूसरा, जो गश्त की बहाली भारत चाहता है उस पर शायद बात बन जाए। और अगर इस पर बात बन जाती है तो एक पहले की स्थिति बहाल होती है, तो एक जो सरकार के लिए एक विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि भारत के एरिया कब्जा कर लिया, तो विपक्ष का मुद्दा भी हाथ से निकल जाएगा। विपक्ष के पास फिर इस मामले पर बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए भी भारत सरकार चाहती है कि 2020 से पहले की स्थिति बहाली हो। तो ये एक पूरा विश्लेषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान रसिया यात्रा का, इस यात्रा के नतीजों, संभावित नतीजों को लेके। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, ये आपका वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग पहली बार इसे देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इस